मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। रैखिक समीकरण तो सबसे पहले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण लिख लेते हैं। टू एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 1, 3x प्लस 6y बराबर माइनस 2। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण में हमें इस चीज को जानना है कि इसमें 2 को क्या कहेंगे, ये x को क्या कहेंगे, ये y को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को देखिए कि जो आप लिखते हैं 2x या 2y लिखे हैं, इसमें 2 को x का गुणांक कहते हैं। 2 को किसका गुणांक कहते हैं? 2 को x का गुणांक कहते हैं। फिर यहां पर भी अगर 2 है, किसके साथ लगा हुआ है? अल्फाबेट के साथ। तो अल्फाबेट का जो अंक होता है वह क्या कहलाता है? वह गुणांक कहलाता है। तो आपसे यदि पूछेगा इस पद में कि भाई ये लिखा हुआ है 6y, तो y का गुणांक, y का गुणांक मतलब ये अल्फाबेट है, अंग्रेजी का वर्णमाला, ये अल्फाबेट है। कौन? y। कौन अल्फाबेट है? अंग्रेजी का जो वर्णमाला है ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट के साथ जो अंक होते हैं वो अंक क्या कहलाते हैं? उसका गुणांक कहलाते हैं। तो यानी इसमें भी x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है। तो इससे क्या आपको एक अर्थ निकल के आया कि अंक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का क्या होता है? गुणांक होता है। गुणांक गुणांक होता है। पहला आपको ऑब्जेक्टिव मिला। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो अंक होते हैं, अंक के मान में बदलाव नहीं होता है, मान में बदलाव नहीं होता है। तो जिसके मान में बदलाव नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? बोलिए। उसे अचर कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं। अचर, अचर दोनों का अलग अर्थ है। अ मने नहीं, अ मने नहीं, और चर मने बदलने वाला, बदलने वाला, यानी जिसके मान में बदलाव नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अचर पद बोलेंगे। तो किसके मान में बदलाव होगा? तो जो भी अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, इसको कहते हैं चर पद। क्यों कहते हैं इसको चर पद? तो इसके मान में बदलाव होता है, बदलाव होता है, यही आपका चर पद। इसी को क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। चलिए अब जो बताने जा रहे हैं इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में निश्चित क्वेश्चन रहता है। तो आप तो ये समझ गए होंगे इसमें चर पद कौन है, अचर पद कौन है, गुणांक किसको कहते हैं। अब हम लोग को हलों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? हलों की संख्या ज्ञात करना। तो हल का संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है, इस समीकरण को पहले सजाना होगा। जो आपका अंक है बराबर के बाद में, उसको आपको इस पर लाना है। कैसे कैसे लाते हैं? 2x माइनस 3y, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इस पार आया तो माइनस का चिन्ह होगा। समीकरण सही है कि नहीं? हाँ सही है। हाँ देखिए जरा, प्लस इधर माइनस नहीं, समीकरण सही नहीं है। समीकरण पहले ठीक करने दीजिए। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है? माइनस का चिन्ह है। माइनस को जब इस पार लाएंगे तो +1 हो जाएगा बराबर 0। अब ठीक उसी प्रकार इसको सजाएंगे। 3x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें आप क्या पाइएगा? इसका नाम लिखते हैं। कैसे कैसे इसका नाम लिखते हैं? तो इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं डी। आप देखिएगा कि सिर्फ हम अंक को ही इंगित कर रहे हैं, अल्फाबेट को इंगित नहीं कर रहे हैं। ये 2 है, इसको इंगित किए। इसको कहते हैं ई और इसको कहते हैं एफ। तो ये बनता क्या है? ए बटे डी। ये क्या बनता है? डी बटे ई। और ये क्या बनता है? सी बटे एफ। बात समझ में आई? ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हमें यदि हलों की संख्या ज्ञात करनी है या आश्रित है क्या है, अगर उस बात को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको जो बराबर के पार में संख्या है उसको एक साथ लाना होगा। जब एक साथ ले आएंगे तो उसका नाम लिखेंगे कि जो x पहला समीकरण है, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो a कहलाता है, y का जो गुणांक है वो b कहलाता है और जो अंक है वो c कहलाता है। दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो d कहलाएगा, y का जो गुणांक है a कहलाएगा और जो अंक है वो f कहलाएगा।
अब इसी को क्या कर दिया, अनुपातिक मान कर दिए, A बटे डी, B बटे ई, C बटे एफ। अब आप यहीं से क्या निकाल सकते हो, आप यहीं से सारे मान को ज्ञात कर सकते हो, क्या है नहीं है। तो देखते हैं, पहला नंबर 1, नंबर 1, यदि A बटे डी का मान बराबर नहीं होगा B बटे ई का। पहला बात क्या है, ये देखिए 3 दिख रहा है, पहला में पहला दोनों A बटे डी और B बटे ई एक दूसरे को के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो इसका सिर्फ एक हल होगा। कितना हल होगा इसका, इसका सिर्फ एक हल होगा। और ये जो समीकरण है, जो युग्म का है, युग्म है, ये युग्म का नाम क्या होगा, युग्म कैसा होगा, हाँ, इस युग्म को अविरोधी कहते हैं। इस युग्म को क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, तो आपको दे देगा, वहां पे लिख देगा A बटे डी बराबर नहीं B बटे बी, तो यह कैसा युग्म है, आपको लिखना पड़ेगा, यह अविरोधी है, या दे देगा इसके कितने हल होंगे, आपको लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा है, अगर इस शर्त को पालन कर रहा है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा, दूसरा हल संभव नहीं है। अब इन तीनों को देखिए कि यदि इन तीनों का मान बराबर हो जाए, A बटे डी बराबर B बटे ई बराबर C बटे एफ, अगर तीनों मान बराबर हो जाए तब क्या होता है, तो इसका अनगिनत हल होगा। इसका अनगिनत हल होगा। और युग्म कैसा कहलाएगा, युग्म आश्रित होगा। युग्म कैसा होगा, युग्म आश्रित होगा। अब इसके तीसरे पर जाते हैं। तीसरे की ओर बढ़ते हैं कि नंबर 3, यदि A बटे डी यह बराबर हो B बटे ई का, लेकिन बराबर नहीं हो C बटे एफ का। गौर कीजिए, पहला में क्या था, पहला दूसरा बराबर नहीं था, तो एक हल था और विरोधी नाम था। दूसरा तीनों बराबर था, तो अनंत हल थे, अनगिनत हल थे, वह युग्म कैसा था, आश्रित था। अब तीसरे को देखते हैं, पहला दूसरा तो बराबर है, लेकिन दूसरा तीसरा बराबर नहीं है, B बटे ई बराबर नहीं C बटे एफ का। अगर ऐसा घटना घटे तो इसका कितना हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और क्या, युग्म कैसा कहलाएगा,
क्या कहलाएगा? विरोधी। विरोधी कहलाएगा। वेरी गुड। युग्म क्या कहलाएगा? विरोधी। विरोधी कहलाएगा। अब क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक उदाहरण लेते जाएंगे, एक एक करके बनाते जाएंगे, एक एक करके तीनों को बना लेना। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि भाई इसमें निकालना है ये कैसा युग्म है, इसके कितने हल होंगे। तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो आपको सजाना कैसे है कि जो बराबर के पार है उसको इस पार लाना है, बराबर के जो पार है उसको इस पार लाना है, उसका नाम ABCD रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0। नाम देते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम E है, इसका नाम F है। देखते हैं, पहला जो था हमारा कि A बटे B बराबर नहीं, A बटे D बराबर नहीं B बटे E, पहले उसको चेक कर लेते हैं। देखते हैं तो A बटे D, चिन्ह नहीं देते हैं भाई, B बटे E मान रख के देख लेते हैं। 2 बटे 3 इधर मान रखते हैं, माइनस 3 नहीं सॉरी प्लस 6 है ये ना, प्लस 6 ना है, ऊपर लगा -3 ना, -3। अच्छा यही गलती की है, -3 और ये दोनों है ना, ठीक है। 2 बटे 3 आई -3 बटे 6 ना, तो ठीक है था। -3 बटे 6, इसको देख लें, 1 बटे 2, यही ना। चलिए तो देखते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, सॉरी पहली कैंसिल कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है कितने बार में? 1 बटे 2 बार में। अगर आपको पहला दूसरा ही दिख जाए तो हमको तीसरा से कोई मतलब नहीं है। क्या दिख रहा है पहला दूसरा? ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, दिख रहा है ना। अगर बराबर नहीं है तो आप सीधा बोलो नंबर 1 क्या, कितने हल होंगे? एक हल होंगे, एक हल होंगे। पहला आंसर। इसका दूसरा आंसर क्या हुआ? कैसा युग्म कहलाएगा? अविरोधी। यह युग्म कैसा होगा? यह युग्म अविरोधी होगा। हमको जब पहला दूसरा सी आंसर अगर दिख जाए तो तीसरे से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, पहले दूसरे पे ही पहले चल देंगे, तीसरा से कोई लेना देना ही नहीं है। बात आई समझ में? इसको जल्दी से देखिए। आइए हम दूसरे समीकरण को लेते हैं। x प्लस 2y बराबर -3, दूसरा है 3x प्लस 6y बराबर -9। बस वही कहानी करना। तो देखिए x है, इसके आगे में कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, कोई अंक नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F। क्या चेक करना है आपको? A बटे D, B बटे E और C बटे F, इसको चेक करना है। मान रख के देखते हैं। A बटे D 1 बटे 3 हो गया, B बटे E 2 बटे 6 हो गया, C बटे F -3। अच्छा माइनस, हम लोग इधर इसको नहीं लिया है ना, अच्छा बना लेते हैं। ये -3 इस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा,
बटे ये -9 इस साइड आएगा तो +9 आ जाएगा। अच्छा 1/3, 1/3 और तीनों बराबर है ना, A/D बराबर B/E बराबर C/F। अगर तीनों बराबर हैं तो बोलिए इसके कितने हल होंगे? अनगिनत हल। हलों की संख्या बराबर अनगिनत। कैसा युग्म होगा? आश्रित। युग्म कैसा होगा? युग्म आश्रित होगा। ये दूसरा उदाहरण था। अब तीसरे उदाहरण को लेते हैं। नंबर 3, 2x - 3y बराबर -2, 6x - 9y बराबर -5। पहला काम, जो बराबर के बाद वाला इस साइड ले आते हैं। 2x - 3y + 2 बराबर 0, 6x - 9y + 5 बराबर 0। A B C D E F। क्या लिखें? पहले देख लेते हैं मान। A/D B/E और C/F, तीनों का मान देख लेते हैं। 2/6 इधर, -3 बटे -9 इधर, 2/5, 2/6 तो हो गया 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, 3/9 तो हो गया 1/3। अच्छा ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसको यहां पुट कर दें। ये बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं होगा। और युग्म कैसा होगा? विरोधी। युग्म विरोधी होगा। यही तो क्वेश्चन है, यही तो समझना है। अगर ये समझ गए 1 नंबर पक्का। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है जी। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जो रैखिक समीकरण है, इस रैखिक समीकरण को कितने विधियों से हल कर सकते हैं। सभी अलग अलग विधि को अलग अलग रूप में सीखेंगे। तो आप पहले हम रैखिक समीकरण को ले लेते हैं। आपका जो रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है वो है 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4। नाम है इसका लुप्तीकरण विधि। ये विधि जो आप बनाते हैं वही विधि है, सेम है। क्या कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में
समीकरण 2 के दोनों में से किसी गुणांक से गुना कर देंगे। जैसे ये है 3, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। अब पहला समीकरण का जो गुणांक है उसको 2 में कर देते हैं। अगर आप x का लिए हैं तो ऊपर वाला भी x का ही लेना होगा। अगर नीचे वाला आप y का लेते तो ऊपर वाला भी आपको y का लेना ही होगा। यानी दोनों जो गुणांक जाएगा सेम का जाएगा, अलग का नहीं जाएगा। गुना करते हैं। 8 तिया 24x प्लस 5 तिया 15y बराबर 9 तिया 27। 8 तिया 24x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 8 चौक 32। हाँ बोलिए। 8 दूनी 16 ना, यही है मानवीय भूल। 8 दूनी 16। इसको क्या देखना है, गौर कीजिएगा। जो बराबर है इधर लिख देते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो गुणांक बराबर है, नंबर 1 चिन्ह समान होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और चिन्ह अलग होगा तो जोड़ेंगे। बस अपने आप बनते चला जाएगा। क्या देखना है, देखना यही है कि देखेंगे कि ये जो गुणांक बराबर है इसके आगे में जो चिन्ह है वो कैसा है। तो क्या लिखा है, चिन्ह समान होगा तो घटाएंगे। तो यहां भी देख रहे हैं इसके आगे में प्लस है, इसके आगे में प्लस है। चिन्ह समान हो गया तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे घटाने पर। जब लिख दिए घटाने पर तो बीजगणित पढ़ेंगे। सबका चिन्ह नीचे वाले का बदल जाएगा। यहाँ प्लस था ना, ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस। अब इस चिन्ह का कोई अर्थ नहीं रह गया। ये सब तो क्लास 8 में पढ़े होंगे। इस चिन्ह का कोई अर्थ नहीं है। इन लोग का ये जो चिन्ह है ये इसका चिन्ह है, ये जो चिन्ह है इसका चिन्ह है, ये जो चिन्ह है इसका चिन्ह है। ये सब क्लास 8 में पढ़े होंगे क्या। चलिए बढ़ते आगे। तो ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, मतलब 24 रुपया लाभ हुआ और 24 रुपया कर्ज हो गया। काम बराबर, काम बराबर। अब इसमें देखते हैं 15 रुपया लाभ हुआ, 16 रुपया कर्जा हुआ। कौन बड़ा हुआ, कर्जा की लाभ। तो कर्जा बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ा कर्जा, 1 रुपया का कर्जा बढ़ा। इसमें देखिए 27 रुपया का लाभ हुआ, 32 रुपया का कर्जा हुआ। कौन बड़ा है, लाभ की कर्जा। तो कर्जा चिन्ह माइनस। 32 में 27 गया, कितना बचा, 5। एक मन आपका निकल गया। दूसरा मन आप क्या कीजिएगा, y का मान आपकी मर्जी, चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, ये आपकी मर्जी है। तो ऐसा करते हैं, हम 2 में रख देते हैं। सब लोग तो 1 में रखता ही है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर आंसर निकलता है कि नहीं। आप लोग क्या करते हैं, झट से मान
एक पे रख लेते हैं क्या, आंसर निकाल, हम 2 पे रखते हैं, देखते हैं आंसर निकलता है क्या। चलिए 3x प्लस 2y बराबर 4, y का मान निकला है 5, 3x प्लस 2 गुना 5 बराबर 4, 3x बराबर 4, ये प्लस 10 है, देख रहे हैं इसको किस साइड ले जाएंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाना, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना, तो चिन्ह बदल के क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, 5 दूनी 10 तो माइनस 10, 3x बराबर, घटाइए 10 रुपया कर्जा, 4 रुपया लाभ, कर्जा बढ़ा 6 रुपया, 3 दूनी 6, x बराबर माइनस 2, क्या क्या मान निकला, x का मान -2 और y का मान 5 निकला, यही आपका आंसर है। इसी को कहते हैं लुप्तीकरण विधि। इसलिए बता रहे हैं कि आपके जो मैट्रिक एग्जाम है, मैट्रिक एग्जाम में ये आता है कि इस रैखिक समीकरण का हल इस विधि द्वारा ज्ञात करें, तो उसका नाम दिया रहेगा, उसी विधि द्वारा ज्ञात करना निश्चित, इसीलिए आपको सारी विधियों को समझा दे रहे हैं।